फटाफट निकालो। चलो सबसे पहले डे 3 चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर 15 मार्क का चैप्टर है, 12 मार्क आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसका मतलब इस चैप्टर में से एक शॉर्ट नोट्स कंफर्म होगा, एक डिस्टिंग्विश और एक लॉन्ग आंसर। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो मुझे इतना पता है, अगर आप पेपर पैटर्न अच्छे से एनालाइज कर सकते हो तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क का इसमें से आता ही आता है ना। एक लॉन्ग आंसर कितने मार्क का? 8 मार्क का। अगर एक लॉन्ग आंसर इसमें से नहीं आया तो एक जस्टिफाई इसमें से पूछेगा 4 मार्क का और एक शॉर्ट नोट्स पूछेगा इसमें से 4 मार्क का। कंफर्म है, यानी 8 4 12 ऐसे ही हो गया मोटा मोटे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स वगैरह और केस स्टडी मिला, एक केस स्टडी इसमें से आएगा 3 मार्क। तो 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, तो 17 18 मार्क ऐसे बन जाता है मोटा मोटी हिसाब करें तो। अगर केस स्टडी की जगह ऑब्जेक्टिव दे देगा या ऑब्जेक्टिव हटा के सीधा केस स्टडी दे देगा, वाइस एंड वर्सा कभी भी कर सकता है। लेकिन इतना कंफर्म है इसमें से ज्यादा से ज्यादा वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आज बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, प्लानिंग कंट्रोलिंग वाले ये सारी चीजें मीनिंग कराऊंगा, लेकिन इसके सिर्फ कॉमन पॉइंटर दूंगा। कॉमन पॉइंटर मतलब ये एक आंसर याद करो, बाकी सब में चिपकाओ। जो अच्छा बच्चा रहता है वो पढ़ चुका है, जो अभी स्टार्ट करने वाला है या जिसको क्विक रिवीजन करना है उसको लगता है प्लानिंग के अंदर 10 पॉइंट है, कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग के अंदर 10-10 पॉइंट है, मैं 60 पॉइंट कैसे याद करूं? तो 11 पॉइंट करके अपना आंसर अच्छे से कर सकता है। एंड उसके बाद वो चाहे तो प्लानिंग में के 2 पॉइंट ऐड कर दे, स्टाफिंग के पॉइंट ऐड कर दे, वाइज जैसा उसकी मर्जी वो कर सकता है। तो आज सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसके सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट्स करेंगे, ताकि एक आंसर से आपका सब आंसर हो जाना चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन बहुत आता है, कौन सा पॉइंट कहां लिखना पता नहीं चलता, तो इसलिए कॉमन पॉइंट याद करना ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। ठीक है। डिफिकल्टी है पक्का। जो भी लेक्चर्स वगैरह है वो 1-1.5 घंटे के बाद लाइव वो रिकॉर्डिंग बेसिस पे चले जाते हैं, तो जिसको जब भी मन करे तब आराम से क्या कर सकता है, देख सकता है। 1x 2x की स्पीड में देखो, जैसे आपकी मर्जी वैसा। ठीक है। लाइव लेक्चर खत्म होने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो रिकॉर्डिंग में जाता है। नाउ स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। माय डियर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैरी पार्कर फॉलेट का एक डेफिनेशन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। यानी एक कला है मैनेजमेंट। कोई भी एरा गैरा रत्तू गैरा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, किसी की भी बात आप आसानी से सुनने वाले नहीं हो। लेकिन जब आप मैनेजमेंट के अंदर एज अ मैनेजर काम करते हो तो आपको पता है लोगों से कैसे काम करवा के लेना है। और जब आप लोगों से काम करवा के लेने की वो एबिलिटी रखते हो तो उसको क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक कला है
ऑफ गेटिंग थिंग्स, लोग चीजें जो हमको करवाना है, जो काम हमें कराना है, थिंग्स डन थ्रू पीपल, काम करवाना है, जो भी हमको करवाना, अगर हम दूसरों से करवा के रखने की एबिलिटी रखते हैं, उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मैंने कल एग्जाम्पल में भी दिया था कि मम्मी का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। मम्मी को पता है किससे कैसा काम करवाना, ठीक है, वो मुंह से वो प्यारी बोली से भी बोलती है, मार से, उनको पता है साम दाम दंड भेद। अगर उनको काम करवाना है तो करवा लेगी कैसे भी, चाहे किससे भी कैसा भी काम करवाना है वो करवा सकती है। पापा को क्या बोलना है, मम्मी बेटे को क्या बोलना है, बेटी को क्या बोलना है, बेटा अगर सुन नहीं रहा है तो उसको ब्रह्मास्त्र कौन सा देना है, वो भी सब पता है उनको। और मजा है कि आप उनके काम को मना कर दो। और अगर आपने उनके काम को मना कर दिया तो 101% है कि ब्रह्मास्त्र आपको पड़ने वाला है। वो ब्रह्मास्त्र कहीं से भी आ सकता है, दरवाजे के पास रखा हुआ चप्पल से लेकर किचन में पड़ा हुआ बेलन तक, सही कि नहीं। तो उनको पता है मैनेजमेंट कैसे करना है, घर का काम कैसे। अगर आज मेहमान आ गए तो मेहमान आने से घर की साफ सफाई करना है, तो उनको पता है कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, लोगों से कैसे काम करवा के लेना है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, जिसका हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, याद है किसी को? मोटा मोटी 6 प्रिंसिपल याद है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, initiative, esprit de corps, unity of command, unity of direction, scalar chain, gang plan, scalar chain के अंदर gang plan आ जाता है, centralization, subordination of interest, remuneration। यानी अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो मोटा मोटी 6-7 पॉइंटर लिख सकते हो, उसके बाद 3-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन किया तो भी चलेगा। अब मैनेजमेंट क्या कहता है, हेनरी फेयल क्या कहती है, देखो जरा सेंटेंस जरा ध्यान से पढ़ना, वक्त की नजाकत को समझना, एक एक वर्ड को समझना, आपको समझ में आ जाएगा। टू मैनेज, मैनेज करना, इज टू फॉरकास्ट, सोच लेना, फॉरकास्ट करना, प्लानिंग कर लेना, एग्जीक्यूट कर लेना, गोल सेट कर लेना। टू फॉरकास्ट यानी जो प्लानिंग करता है, जो मैनेज करता है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। फॉरकास्ट मतलब फ्यूचर, प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर में देख लेना, फ्यूचर के गोल सेट करना। एंड plan to organize, to command and to control। वो सिंपल कहता है कि जो बंदा प्लान मैनेजमेंट कर रहा है उसको पता है वो किस चीज की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब उसका विजन क्लियर है, फॉरकास्टिंग क्लियर है और गोल उसका क्लियर है, एंड उस हिसाब से वो आज क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। आज जो चीजों की प्लानिंग करेगा वो क्या करना चाहता है, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, कमांड एंड कंट्रोल करेगा। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब होता है एग्जीक्यूशन करवाना। आपने बोला भाई ये कैटरिंग वाला ये काम करेगा, पिकनिक वाला ये काम करेगा, तो ये कमांड है, इस दिन में ये करना है। बट उन चीजों को अपने अंडर में कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा, वरना क्या होता है, लोग फ्लो में बह जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि जब भी किसी स्कूल कॉलेज का फंक्शन होता है, क्लासेस का फंक्शन वगैरह होता है, तो सब बन ठन के आते हैं, कि नहीं आते, एकदम टाई वाई पहन के, सूट बूट पहन के आते हैं, मस्त और मस्त उधर आके सेल्फी वेल्फी खींचते हैं। जब वो आते हैं, जैसे लड़कियां आती है तो दीपिका, निकलती है तो मंजुलिका, सही कि नहीं। पार्टी से निकलते समय क्या मंजुलिका का अवतार रहता है, क्योंकि आप लोग इतना नाच लेते हो, पसीना टपकता रहता है, ठीक है। अगर उसमें खाने का प्लेट आ गया तो पता चला तुम लोग सर बहुत नमक डाला था, अरे बेटा नमक नहीं था, तेरा पसीना उसमें गया था। बिकॉज दे कांट कंट्रोल देयर इमोशन, और फ्लो में अपन बह जाते हैं। और अगर आपके फ्लो में अगर ऑर्गेनाइजर भटक गया तो जो पार्टी 10 बजे खत्म होनी चाहिए वो 12, 12:30, 1 बजे तक चल सकती है। अगर मेरे को किसी चीज की प्लानिंग करनी है तो मुझे पता मैं क्या चीज की प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनुअल डे की प्लान, तो ये मेरा फॉरकास्टिंग इवेंट है, एनुअल डे प्लानिंग। उसके लिए मुझे प्लानिंग करना है कि मुझे क्या चाहिए, हॉल चाहिए, मुझे ट्रॉफीज लाना है, मुझे कैटरिंग वाले को बुक करना है, मुझे डेकोरेटर को बुक करना है, फिर वॉलंटियर्स अरेंज करना है, गेस्ट को बुलाना है, चीफ गेस्ट को बुलाना है, एंकरिंग कौन करे, सब कुछ। तो ये प्लानिंग के लिए मैंने सारे पॉइंटर्स रेडी किया, टू प्लान, सारी चीजें करने के बाद अब इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। मैंने पॉइंटर बनाया कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, अब मुझे इन चीजों को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है।
और ऑर्गेनाइज करने का कैटरिंग वाले को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, डेकोरेटर को मैंने, तब उसको बताना है भाई मैं क्या चाहता हूँ तेरे से, कैटरिंग में मैं ये चाहता हूँ, डेकोरेटर को मुझे ये चाहिए, मेरे को बैकड्रॉप चाहिए, मेरे को कुर्सियां चाहिए, वाले से 150 कुर्सी वाला 350 कुर्सी चाहिए, मैं उसको कमांड करूंगा। एंड वाइल डूइंग द एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, जब मैं उस दिन का इवेंट होगा, कौन से दिन का, जिस दिन एनुअल डे है, उस दिन के इवेंट में मुझे क्या चीजें देखना है कि जो मैंने कहा था, जो मैंने कमांड किया था, जो चीजें मैंने इंस्ट्रक्ट की थी, क्या वो चीज वैसी हो रही है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोलिंग। तो क्या सेंटेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल्ड, टू मैनेज इज टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। क्लियर है? नाउ Luther Gulick has given the keyword POSCOG for management function. Reporting and budgeting is a part of controlling. Now try. P stands for planning. O stands for organizing. S stands for staffing. D stands for directing. C for controlling. Sorry, CO for coordinating आएगा. C और O दोनों मिला के coordinating आएगा. कोऑर्डिनेटिंग. उसके बाद R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग. ये आपका फंक्शन है, ठीक है. और रिपोर्टिंग और बजटिंग को मिलाकर क्या बनता है? कंट्रोलिंग. यानी आपके टोटल मैनेजमेंट फंक्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. देयर आर 6 फंक्शंस. क्लियर है? अब 12th स्टैंडर्ड, अब ये जितने भी फंक्शंस है वो आप 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम से इजीली कनेक्ट कर पाओगे आने वाले टाइम में, तो आपको इजीली समझेगा. ठीक है. अब देखो, सबसे पहला फंक्शंस मेरा क्या है? प्लानिंग. सब प्लानिंग करना जरूरी है क्या? नहीं. चलो ठीक है, बिना प्लानिंग के कहीं पे भी जा सकते क्या अपन? नहीं. बिना प्लानिंग के कुछ कर सकते हैं क्या? बिना प्लानिंग के देश नहीं चलता, घर कैसे चलेगा? यस और नो? प्लानिंग करना जरूरी है, हाँ है ना? आज की क्लास रखा 11:30 बजे, तो आना जरूरी है? बोले नहीं सर, क्या है, ऑनलाइन देख लेगा अपना भला, तो ऐसे ही हो जाएगा. होता है कि नहीं? बट उसके लिए भी तो तुझे देखना पड़ेगा 11:30 बजे मैं किधर हूं, क्या कर रहा हूं. अपन उठते ही 11 बजे. तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि पहले से आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, व्हाट टू डू. प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डिसाइडिंग इन एडवांस. सेंटेंस भी क्लियरली बोल रहा है कि प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बट ये क्या कहता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. पहले से डिसाइड करो, पहले से डिसाइड करना है. व्हाट टू डू, क्या करना है. हाउ टू डू, कैसे करना है. व्हेन टू डू, कब करना है. एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा. 4 क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए. इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो. यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग इन एडवांस. ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है. प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डिसाइडिंग इन एडवांस. पहले से डिसाइड करना है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. ये 4 क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिल गया, इसका मतलब आपने क्या कर रहे हो? प्लानिंग. समझा? तो डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग का मतलब ही है कि भाई पहले से डिसाइड करो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू गोइंग टू डू इट, कौन करेगा. उसके बाद बिना प्लानिंग के कभी भी आप कुछ भी बढ़ नहीं सकते. अगर आप 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो और आपका पहला पेपर इंग्लिश का है, तो ऑब्वियसली एग्जाम से जाने से पहले भी आप सोचते हो कि मुझे क्या लेकर जाना है. तो सबसे सारे पाउच के अंदर 2 पेन, रबड़, शार्पनर, पेंसिल भी. तो अपनी तो आदत ही है, ए माई देना, ए भाई एक पेन देना भाई. पता कि नहीं? देश के अंदर 2 परंपरा पुराने सदियों से चली आ रही है, एक गरीबी, दूसरा भिखारी. भगवान ने अपने को गरीब पैदा किया, लेकिन अपन भिखारी बन के रह गए. एग्जाम के टाइम पे, अभी प्रीलिम्स एग्जाम के टाइम पे भी, ए माई स्केल देना. अबे अकाउंट्स का पेपर देना है तो कॉलम भी नहीं बनाने के लिए लाया कुछ.
और उसके ऊपर से कुछ लोग इतने गरीब होते हैं ना, बेचारा बाजू वाला नया पेंसिल आया है या पीछे वाला नया पेंसिल, आधा तेरा आधा मेरा, अच्छा ये आधा तक कर लिया, अब शॉर्पनर बाजू वाले से मांगेगा। बोला सर जब काम हो रहा है तो क्या के लिए टेंशन लेने का। मतलब प्लानिंग क्या है, जीरो। मान लो पीछे रहा उससे बड़ा गरीब, ये तो लटक गया। सो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे अच्छा मेरे को एग्जाम देने का है, व्हाट टू डू, सर एग्जाम देने का है। कैसे करेगा सर, पहले तो अपना ना एग्जाम में पाउच वगैरह ले गया, पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर सब कुछ लेके जाएगा ताकि मेरे को किसी से भीख नहीं मांगना पड़े। मेरा वेरी गुड। फिर इसके बाद सर सेंटर पे पहुंचेगा, वेरी गुड। सेंटर पे जाने के बाद क्लासरूम में बैठेगा, बोला वेरी गुड। उसके बाद पेपर आएगा, पेपर देगा और घर पे आ जाएगा। बोला हॉल टिकट कौन लेके जाएगा। अरे हाँ सर, अच्छा आपने मेरे को याद दिलाया। हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले बताते हैं बेटा क्या क्या लेके जाना, पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर सबको लेके जाना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हॉल टिकट। और इम्पोर्टेंट क्या, हॉल टिकट ले जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के बाद हॉल टिकट लेके आना इंपॉर्टेंट है। अपना आदत क्या है, बनता अपना इंग्लिश का पेपर बहुत सॉलिड गया, बोलते कि नहीं। एंड आने के बाद ऐसा पेपर उड़ाते, पता चला पेपर के साथ हॉल टिकट उड़ गया। होता है ऐसा, लिटरली होता है। बच्चे का आदत होता है क्वेश्चन, हॉल टिकट आंसर क्वेश्चन पेपर के अंदर रख के आते हैं या फोल्ड करके रख दिया। दोस्त का पेपर इंग्लिश का खराब गया तो पहले क्या करते हैं, पेपर फाड़ते हैं। पता एक का फट गया हॉल टिकट, बेचारे को हार्ट अटैक आते आते बचा है, रोते रोते उसको बहुत जिसने फाड़ा उसको मारा भी, और घर पे आया सर मेरा हॉल टिकट फट गया। और कल दूसरे दिन हिंदी का पेपर है, बैक टू बैक पेपर है, करने का क्या। तो अब वो दोस्त लोग से पूछेगा तो वो कैसा सजेशन देगा, तो टेंशन मत ले अपन टेप मारते। वो सजेशन भी अपने जैसा देगा ना, बच्चा है ना, वो बड़े के पास जाएगा नहीं। मम्मी पापा क्या, मम्मी पापा पहले कूट देंगे, तेरे को समझ में नहीं आता, तेरा हॉल टिकट कोई फाड़ता, तेरे को फाड़ने कैसे देता, सब कुछ चालू। टीचर को पूछेगा नहीं, हिम्मत ही नहीं है, कॉलेज जा नहीं सकता, कॉलेज वाला और सुनाएगा। तो फाइनली अगर वो मेरे तक आया तो उसको बोलता टेंशन नहीं लेने का, हॉल टिकट का जेरॉक्स कॉपी मेरे को दिया है, बोला हाँ दिया है, बस ये लेके जा, जाके स्टैम्प मारा के घर आ जा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बेचा हार्ट अटैक में हिंदी का प्रिपरेशन नहीं करता है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। जब आपको पता है आपको करना क्या है, उसके बाद आप उस चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे, वरना क्या होगा लास्ट में भीख मांगना पड़ेगा, ए भाई देना, ए भाई देना, ये करना पड़ेगा। उसके बाद कब करना है, सर एग्जाम के 1 घंटा पहले ऑर्गेनाइज करूं चलेगा क्या। अरे एग्जाम के 1 घंटा पहले आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो जो एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाना है। नॉर्मली आपने देखा ट्रैवलिंग करना पड़ता है आप लोगों को, तो ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है कि नहीं जाता है, ट्रैवलिंग में टाइम जाता है ना, लेकिन आपको पता ही नहीं है। अरे सर मेरा सेंटर है ना इधर बाजू में, पार्ला में आया, टेंशन नहीं लेने का सर, इधर से 181 पकड़ेगा, 312 पकड़ेगा, सीधा पार्ला, बस स्टॉप पे खड़ा है, अभी आएगा अभी आएगा। वो चलो अब खोल के दे रहा है, भाई बस किधर पहुंची, आए नहीं। सो आपको ईच एंड एवरी फैक्टर के ऊपर क्या करना है, नजर रखना है, ताकि कुछ भी मिस होना नहीं चाहिए। एंड वाइल डूइंग द एग्जीक्यूशन प्लानिंग, जब आप प्लानिंग की एग्जीक्यूशन करते हो तो आपको उन चीजों को कंट्रोल में करना आना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे एक का सेंटर थाना में था, थाना में सोचो बंदा कैसे जाता रहेगा, तो उसको सेंटर में पहुंचने को क्या हो गया, लेट हो गया। अब ऑब्वियसली उसको कुर्ला में खड़ा है, वो ट्रैफिक में जाम है, 10:30 बज गया, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे वाले बंदा का जब कॉन्टेक्ट, सर मेरा से एग्जाम तो आज छूटना कंफर्म है, तो उसको बोला एक काम कर कुर्ला में ना, ठीक है 2 मिनट दे, फोन लगाया कुर्ला में, 2-3 लोगों को कॉल करा, बोले तेरे यहाँ पे 12th का सेंटर, बोला हाँ है, बोला एक बंदे को भेजता तुरंत उसका एग्जाम चालू करने का, बोला ठीक है सर भेज दो। बंदे का सेंटर किधर है, थाना में, एग्जाम किधर देने लगा है आज, कुर्ला में, रीजन इमरजेंसी स्टिकर। कोई बच्चे का अगर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं है वहां पर पहुंचना, तो वह इमरजेंसी स्टिकर देके नजदीक के कोई भी सेंटर पे आके एग्जाम दे सकता है। बट उसके सोल्यूशन किसके पास है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई किससे पूछना है ना। तो प्लानिंग के अंदर आपकी सारी माइन्यूट डिटेल्स भी आ जाती है, इसलिए कहता है कि प्लानिंग करते समय आपको बहुत ही कॉशियस तरीके से करनी, कि कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए।
और एक बार आपने प्लानिंग कर दिया, आपका बेसिक फंक्शन सेट हो गया, आपका पहला फंक्शन सेट हो गया, तो अब आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है उस प्लानिंग को। क्या करना है, एग्जीक्यूट। समझा? नाउ सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? अरेंज, चीजों को अरेंज करना है। चलो किसी की आत्मा आज जग गई, बोला चलो आज अपन उसी का 2 लेसन करके ही उठेंगे। घर पे गया मस्त एकदम मूड बना के कि आज उसी का 2 लेसन करके ही उठना है, बैग में हाथ डाला, उसी का बुक ही नहीं है ही नहीं। फिर उसने फोन उठाया, भाई तेरे पास उसी का टेक्स्ट बुक है? बोला वो मैं भी पढ़ने के लिए बैठा है। भाई क्लास का नोट्स है? बोला वो भी नहीं है मेरे पास। तो क्या करेगा, अब वो अरेंज करेगा चीजों को। क्या करेगा, अरेंज। 21 सेट लाएगा ना, क्लासेस का नोट्स लेगा, किसी से भी कुछ भी करेगा, नोट्स ला, क्योंकि पढ़ने के लिए तो क्या चाहिए, चीजें, मटेरियल चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग में मटेरियल भी आता है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब था चीजों को अरेंज करना, लोगों को अरेंज करना, पीपल्स को अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर इन सच। ठीक है, सबसे पहले इतना मतलब समझो, पहले समझो कि आपको चाहिए क्या। समझा? कौन कौन सा सामान आपको लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाना है, दाल चावल बनाना है, तो क्या चीजों की जरूरत है? कंपनी के अंदर अगर मुझे मशीन लाना है तो मुझे किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत है। अब मेरे पास पैसा हो गया, लेकिन मेरे को अभी क्या करना है, सामान जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, वहां से वो डिलीवरी आएगी, डिस्पैच होगी, मेरे यहाँ तक आएगा, फिर वहां पे लोडिंग तो करवाते हैं, लेकिन अनलोडिंग के लिए लोग लगेंगे, अरेंज तो करना पड़ेगा ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में सारी चीजें आती है बेटा, सारी की सारी चीजें आती है। यू हैव टू अरेंज द रिसोर्सेस। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी रिसोर्सेज लगेगा उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। इन सच एज, कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। इसको बोलते हैं 5M बोलते हैं। 5M मतलब 5 चीजों, ये 5 चीजें नहीं होगी तो आपका बिजनेस चलने वाला। पहला, मैन। मैन मतलब इंसान। मेरे पास बहुत पैसा है, 150 करोड़ का फैक्ट्री खड़ा कर दिया, एक बंदा काम करने के लिए नहीं है, फैक्ट्री चलेगी क्या? तो मैन इज वन ऑफ द रिसोर्सेस। हाँ है ना? आपने बिजनेस चालू कर दिया, आउटलेट चालू कर दिया, रेस्टोरेंट चालू कर, आपके पास एक लेबर नहीं है, बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। तो पहला फैक्टर क्या है? मैन। दूसरा क्या चाहिए? मनी। उसके बाद मटेरियल, देन मशीन, एंड लास्ट में क्या आएगा? मेथड। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली, सारी चीजों को साथ में लाओ। ठीक है, सारी चीजों को साथ में लाना है और अरेंज करना है प्रॉपर वे में, ताकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। समझा? सारी चीजों को एक साथ लेकर आना है, ताकि हमारा जो मकसद है वो मकसद क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते क्या? सभी करना, सबको करना ही पड़ेगा। जैसे घर पे भी अगर आप जाते हो, अरे यार आज बहुत पढ़ लिया, एक काम करते घर पे आके मैगी खाता हूँ, तो मैगी खाने के लिए पहले मैगी लाना भी पड़ेगा। मान लो आपके घर में मैगी रखा है, तो आप मैगी उठाया, पानी लाना पड़ेगा, मैगी लाना पड़ेगा, उसको गर्म गैस में चढ़ाना पड़ेगा, पानी उबालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप क्या करो, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एंड उसके बाद आपने जो सोचा, पहले से सोचा ना कि आज मैगी खाना है, तो आपने प्लानिंग करके निकले हो। सो आपको अब वो चीजों को ऑर्गेनाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना है। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। पहले क्या है? दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सा वर्ड क्या है? अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। रिक्वायर्ड मतलब जो चीजों की जरूरत है उसको अरेंज करना है। आपके घर में मान लो शादी का फंक्शन है, लाइटिंग वाइटिंग लगाना है, तो पहले लाइटिंग लाना पड़ेगा। अब पापा ने लाइटिंग तो लेकर आ गए, अब बोले दीवालों पे लगाना है, दीवार पे खिल्ला ठोकने के लिए खतौड़ी भी चाहिए और खिल्ला भी चाहिए, तो वो भी मंगाना पड़ेगा, बाजू से अरेंज करना पड़ेगा। उधारी मिल रहा है तो उधारी, तो खिल्ला तो खरीदना ही पड़ेगा। तो आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइजिंग, पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है क्या? कोई डाउट? ना कम टू नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? हमने प्लान कर लिया, हमने क्या कर लिया? प्लान कर लिया। अब
स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहां पर आता है स्टाफिंग का सिंपल सा एक वर्ड है कि अरेंजमेंट ऑफ अ पर्सन राइट टाइम एट अ राइट प्लेस, या राइट पर्सन, ठीक है, राइट पर्सन, अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन, राइट प्लेस एट राइट टाइम। सही समय पर, सही समय पर सही इंसान को सही जगह पर काम देना। अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो भी इंपॉर्टेंट क्या है, राइट टाइम पे। जब आपको जरूरत है उसी समय पे आपने क्या किया है, अपॉइंट किया है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम। क्लियर है क्या? अब स्टाफिंग में क्या आता है? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing, retaining the best workforce। मतलब अपने पास जो लोग है उसको अपॉइंट करो और जो ऑलरेडी है उनको रिटेन करो। वरना पता चला नए बाशिंदे आप पकड़ के लगे होगा, नए लोगों को आप चुनकर लेकर आते हो और पुराने छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने कभी वैसा किया क्या? पोर्ट का मैसेज डाला है एयरटेल वगैरह पे, एयरटेल जियो वगैरह, पोर्ट का खाली आप मैसेज डालो, सिम कार्ड पोर्ट करते पता है? आपने सिम कार्ड अगर पोर्ट का खाली मैसेज डाला कि मैं सिम कार्ड छोड़ रहा हूं, तो उतने में एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है, सर अब बताइए आपको क्या तकलीफ है? बोले नेटवर्क का इश्यू है। और बोला सर ठीक है सर, मैं अपने एग्जीक्यूटिव को कहता हूँ कि आपके नेटवर्क को बेस्ट से बेस्ट सर्विस पे कन्वर्ट किया जाए, थैंक यू। उसके अलावा सर और मैं आपकी और क्या सहायता कर सकता हूँ? सर अब मेरा एयरटेल का कार्ड है। हाँ बोलते सर वो तो मेरे को पता ही है क्योंकि मैं ही कॉल कर रहा हूँ एयरटेल से। ठीक है सर। हाँ। उसके बाद वो बोलता है सर मेरे को जियो वाला है ना 219 रुपए में ना 4 GB डेटा दे रहा है फॉर 30 days। बस सर बस मैं आपको 4.5 GB देता हूँ, क्योंकि वो चाहता क्या है, कस्टमर को रिटेन करना चाहता है। उसी तरीके से हर कंपनी के अंदर जो वर्कफोर्स है, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी अपॉइंट करो और जो ऑलरेडी आपके पास पहले से है उनको रिटेन करो। अपॉइंटमेंट भी है, सिलेक्टिंग भी है, रिक्रूटमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको रिटेन करना भी जरूरी है। अरे भाई मेरे को बता, अगर एक बंदे को आपने अपॉइंट किया, उसको ट्रेनिंग दिया, उसको डेवलपमेंट किया, उसको सब कुछ दिया, पैसा ऐसा सब दे रहे हो, वो आपके लिए अपनी जान निकाल के देने के लिए तैयार है, और जब आपने उसके ऊपर ट्रेनिंग वगैरह पे 6-7 लाख रुपए खर्चा भी कर दिया और वो ट्रेनिंग लेने के लिए भाग गया, पैसा किसका गया? आपका गया। इसलिए कहते हैं रिटेनिंग ऑफ ओल्ड पीपल इज वेरी वेरी नेसेसरी। लोग, पुराने लोगों को आपको रिटेन करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और वो आपके जो नई टीम रहेगी उसको लीड भी कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन एट अ राइट जॉब तो है, लेकिन आपके लिए लोगों को तैयार करना, सिलेक्ट करना, प्रमोट करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके डेवलपमेंट, सारी एक्टिविटी किसके अंदर आएगी? स्टाफिंग। समझा? इसीलिए इसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ह्यूमन रिसोर्स। आप किसी भी वर्कर के किसी भी तरीके के, बोलते हैं ना, ह्यूमन सेंटिमेंट को हर्ट मत करो, वो आपके लिए जान हाजिर करने के लिए तैयार है। क्लियर है? नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। अब ये डायरेक्टिंग में एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाएगा, इंस्ट्रक्टिंग। कौन सा वर्ड? इंस्ट्रक्टिंग। देखो कोई भी मूवी कितनी भी बड़ी हो, अगर उसका डायरेक्शन खराब होगा ना, वो पिक्चर बेकार बनने वाली है। तो किसी भी मूवी के अंदर हीरो हीरोइन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है पता है? डायरेक्शन। गाने बेहतरीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मूवी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी स्क्रिप्टिंग हो, स्टोरी कितनी है, डायरेक्टर अगर थर्ड क्लास है ना, तो पिक्चर भी क्या रहने वाली है? डायरेक्शन इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डायरेक्टर अच्छा है, पिक्चर में ऑन एन एवरेज कैसा भी हीरो होने दो, हीरोइन होने दो, स्टोरी क्या है,
वो अच्छे से पावर क्या कर सकता है, उसको पोर्ट्रे कर सकता है, बिकॉज डायरेक्टर को विजन होता है। डायरेक्टर को क्या होता है, विजन। विजन मतलब उसको पता है वो क्या बना रहा है। आपको 3 घंटे की मूवी 3 घंटे के पर्दे पर दिख जाएगी, पर वो 3 घंटे की विजन को जब वो पहली बार स्क्रिप्ट सुनता है, उसको पहले से अपनी मूवी बना लेता है कि मुझे ये सीन यहाँ लेना है, वो लेना है, डायरेक्टर से एक्टर से ये बुलवाना है, यहाँ पे इस तरीके से बुलाना है, ये हीरोइन रहेगा वगैरह, सब कुछ वो पहले से क्या करता है, प्लानिंग। सो डायरेक्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसलिए इसको कहा जाता है सोल ऑफ द मैनेजमेंट, आत्मा। आपने किसी को गलत डायरेक्शन दिया, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर आपने किसी को गलत डायरेक्शन दिया तो क्या होगा, बेकार हो गया वो। आपने किसी को गलत सलाह दे दी, तेरे को पता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे 1 हफ्ता पहले भी ओसी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बंद करके रख दिया। अब जिसने आपको सलाह दिया वो 90% वाला बच्चा है, कितने परसेंट वाला, वो लगता है सारा 90, इसके सामने जो भी मिलता है सब 90 वाले, तो सलाह भी 90 के हिसाब से देता है। अरे वो खुद रात को पढ़ रहा था अपने टाइम पे, तो आपने डायरेक्शन गलत जगह पे दिया। अरे होता है ना, रास्ते पे जा रहे हो, आपने लेफ्ट की जगह पे राइट मार दिया, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे क्या, जहां तुमको पहुंचना है। मान लो तुमको विरार की लोकल पकड़नी है, गलती से आपने चर्चगेट वाली लोकल पकड़ ली, तो क्या विरार पहुंच जाओगे, अरे गलत डायरेक्शन की ट्रेन में चढ़ोगे तो गलत जगह ही पहुंचोगे। ऐसा है क्या सही जगह पे पहुंचोगे, नहीं। मानो तुमको विरार जाना है, तो तुमको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, कौन से डायरेक्शन वाली ट्रेन। उसने बोला प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, तो 2 और 3 तो कनेक्टेड है। अब इंपॉर्टेंट होता है, लोगों जब पहली बार कोई ट्रैवल करता है, पूछता है अंकल वो विरार का ट्रेन इधर आएगा कि इधर आएगा। अच्छा वो क्यों पूछ रहा पता है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है विरार ये साइड आता है कि ये साइड आता है, और वो गलत है क्या, नहीं, पूछ लेना ज्यादा फायदा है ना। पूछ लिया, उसने बोला बेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है अंकल विरार का ट्रेन पकड़ने का तो कौन सा ट्रेन पकड़ू, तो अंकल बोलेगा 1 मिनट रुक जा, उधर क्या लिखा है, भाईंदर लिखा है, ये बोला इसके बाद है ना विरार का ट्रेन आएगा, चेक करके बताएगा, क्योंकि उसको पता है नया नया। कुछ लोग अरे विरार ये बोरियली से चेंज कर लेना तू, अरे बेचारा पहली बार तो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। तो डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको गलत डायरेक्शन दिया ना, वो बेचारा भटकते रह जाएगा, है ना। उसको सुबह घर जा रहे तो रात को पहुंचेगा घर। आपके साथ जिंदगी में ऐसा कभी तो हुआ रहेगा, नहीं ये तो आपको एरिया के गलियों में छोड़ दिया जाए, बाहर जाने का है, कौन पहले पूछा कहाँ बाहर जाने का है, अरे भले रोड पे पहुंचा दे, कोई कहीं से भी पहुंचा दे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेफ्ट का अगर आपको, और बहुत सारे लोगों को लेफ्ट राइट का भी कंफ्यूजन रहता है, सही कि नहीं, लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन गूगल मैप भी बोलता है मैं इसमें असमर्थ हूं, मैं नहीं बता सकता, खाली आपको जो दिखा रहा वही चलो, 100 मीटर पे लेफ्ट, तो वो दिखाता है, वो डायरेक्शन जानबूझ के दिखाता है, ऊपर ऐसा एरो दिखाता है, उसको मालूम है जो देख रहा है उसको समझ में नहीं आने वाला लेफ्ट है कि राइट है। तो इसलिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट, तो अगर आपने गलत डायरेक्शन दिया ना, तो सामने वाले का टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी इस्तेमाल वेस्ट होने वाले, और उसका जो गोल है वो भी अचीव होने वाला नहीं है, डिले हो जाएगा, डिले। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग। गाइडिंग मतलब भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये नहीं वो करो, इस तरीके की गाइडेंस। फिर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें जो आप भाषा आप कह रहे हो वो भाषा दूसरे को समझ में भी आनी चाहिए, वरना बातचीत करके कोई मतलब। तुम लोग तमिल मूवी देखते, हाँ सर देखते, हिंदी में देखते, लेकिन क्यों हिंदी में देखते, तमिल अपने को आता नहीं है, तो आप कितनी भी बेहतरीन, अरे तुमने सुना, अरे वो हनुमान मूवी है ना तेलुगु वाली बहुत अच्छी है, लेकिन अपन देखने हिंदी में जाते हैं, क्यों, बिकॉज जो लैंग्वेज अपने को समझ में आता है वही लैंग्वेज अपने को सब अंडरस्टैंडिंग में आएगा। तेलुगु का विजुअल देख के आप खुश हो जाओगे, अरे क्या पिक्चर है, लेकिन आपको एक भाषा समझ में आ रही नहीं है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो क्या। इंग्लिश मूवी आप देखते हो, अब 90% लोगों को समझ में, अरे क्या बोला, जब तक वो पहला लाइन तब तक वो 4 लाइन बोल के निकल जाता रहेगा हीरो, होता है कि नहीं। सो ये डायरेक्टिंग में यही है कि आपको कम्युनिकेशन भी आपको इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद इंस्पायरिंग, आप उसको मोटिवेट भी करते, भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, ये नहीं वो करते, कैसा मार्क्स बढ़ेगा, बेहतर प्रेजेंटेशन ऐसा कर, प्रेजेंटेशन ज्यादा, पेपर कंप्लीशन पे ध्यान दे। आपने उसको इंस्पायर किया। एक पिक्चर आती है, उसको देखो तो 12th फेल को देख, तू देख, तेरे लिए लाइफ बन जाएगी। और बंदे को 12th फेल दिखा तो 12th फेल की जगह पे वो सब देख के आता है। वो सर आपको पता है 12th फेल की आप पिक्चर देखो, वो हीरोइन के लिए है ना, वो आईएएस ऑफिसर बनता है। अरे चप्पल चप्पल निकाल के मारो सालो, कितना डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाई कर रहा है। देखा है कि नहीं मूवी? और रियल टाइम स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है कि वो चक्की जैसे माहौल में बैठ, चक्की जहाँ पे 16-16 घंटा वो आटे की चक्की में काम कर रहा है, उसके बाद भी वो गंदे एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के लगातार पढ़ रहा है, डेडिकेशन के साथ कर रहा है। आपको वहां पे समझ में आता है कि वो डेडिकेशन है उसका। सबने उसको कहा तुझसे नहीं होगा, और उसने वो चीज मानी नहीं, बोले मेरे से होगा। वो जब भी फंसता था वो भाग भाग के कहीं जाता था, वो जाके एक सजेशन लेकर आता था, जाके देखो, मस्ट वॉच है एक बार, उससे अच्छे इनपुट लेने की कोशिश करो। कि वो हमेशा भटका है, उसका मालूम है उसका मॉरल एकदम डाउन है, नहीं कर सक रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा मेरे से क्या गलत हो रहा है। तो जाता है, भाग के जाता है, किसी के पास जाता है, उससे गाइडेंस लेने जाता है। वापस से बोलता है रीस्टार्ट करूंगा, मैं वापस से पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ने से पहले मेरे से क्या गलत हो रहा है पहले ये तो पता करो। उसके लिए वो एक आईएएस ऑफिसर के पास जाता है, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहता है, वो हिंदी मीडियम रहता है, वो इंग्लिश में बोलता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको बोलता है, वो बोलता है कि एक काम कर, तुम 5 मिनट के अंदर तुमको एक एस्से लिखना है, 5 या 7 मिनट के अंदर तुमको एक एस्से लिखना है। बोला हाँ, सब्जेक्ट बोलो, मैं तो लिख लूंगा, फटाक से लिख लूंगा। बोला सब्जेक्ट क्या है? मनोज। मनोज हीरो का नाम रहता है। बोले ये, मैं बोलता खुद के ऊपर लिखना है। बोला हाँ, अरे ये तो बहुत आसान टॉपिक है, मैं लिख लूंगा। बोलता लिख के दिखा। फिर 6 मिनट सा कुछ टाइमर रहता है, 5-7 मिनट का वो टाइमर खत्म होने का जब वो आता है तो देखता है वो आधा पेज भी नहीं लिख पाता। बोलता तुझसे नहीं होगा, जब तुम खुद के ऊपर 10 लाइन नहीं लिख पा रहे, आधा पेज नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद भी वो प्रिपरेशन कर रहा है। लोग डीमोटिवेट करने के लिए बैठे, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेटेड है। इसलिए मैं हमेशा कहता सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। जिंदगी में कोई ऐसा इंसान बना नहीं है जो तुमको मोटिवेट कर दे, जब तक आपने खुद को मोटिवेट नहीं किया। उसने खुद के मोटिवेशन से सब कुछ किया, एग्जामिनेशन क्रैक किया, सब कुछ किया, आईएएस ऑफिसर में एटीट्यूड अलग लेकर गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, सच्चाई की तरफ गया। यूपीएससी एग्जाम के तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको आईपीएस के लिए जाना है कि आईएएस के लिए जाना है। हाँ, तो आईपीएस के लिए गया क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर था, आईपीएस बनना है मेरे को। हाँ, तो यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया उसने, उसके बाद उसको ऑप्शंस, तो वहां पर जाने के बाद सब कुछ उसका क्लियर हो गया। बट वो मोटिवेशन फैक्टर उसका हमेशा है कि भाई मेरे को जो परिस्थिति, क्योंकि सिचुएशन में इसकी डिमांडिंग नहीं है, तो उसको इनिशियल जो गाइडेंस मिला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने सबसे सीखा सिचुएशन, तो वहां पे जो भी लोग आए उससे कम्युनिकेट करता है, सबको वो क्या करता था, इंस्पायरिंग। वो उसका फ्रेंड से भी उसने सब कुछ सीखा। जिसको यूपीएससी का यू नहीं पता, उसके वो दोस्त ने उसको दिल्ली लेकर गया, सब कुछ, तो इंस्पायर। फिर सब सिचुएशन ने उसको बार बार क्या किया, मोटिवेट किया कि मेरे को बनना है, मेरे को करना है, मुझे करना पड़ेगा। दादी ने उसकी मोटिवेशन दिया, है ना। फिर वो जो पहला इंसिडेंट है, जब वो ऑफिसर को अपने भाई को छुड़ाने के लिए जेल लेकर आता है, तो वो भी मोटिवेशन है उसका। कोई भी डायरेक्टर का काम क्या, टाइम टू टाइम लोगों को इंस्पायर करना, एक आइडियल सिचुएशन देना और लोगों को मोटिवेट कि भाई तू कर सकता है, जब ये कर सकता है तो तू भी कर सकता है। फिर उस सिचुएशन को क्या करना है, सुपरवाइज करना है, प्रॉपर तरीके से सुपरविजन करने के बाद, ताकि आप एम्प्लॉय आपके ऑब्जेक्टिव्स को क्या करे, अचीव कर पाए। क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ द कॉमन गोल्स। सबका मकसद सेम है, तो आपको करना क्या है कि जितने भी लोग उस मकसद के लिए आपके साथ काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के बीच में तालमेल का होना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, सिंक्रोनाइजेशन। ये वर्ड ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, सिंक्रोनाइजेशन।
तालमेल होना जरूरी है, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन होना जरूरी है, पास ऑन, ये नहीं मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि देखो दो डिपार्टमेंट के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ ना, नुकसान डिपार्टमेंट का नहीं है, कंपनी का है। होता है कि नहीं होता है कि चार लोग, एक टीम के अंदर चार लोग है, चारों एक दूसरे से झगड़ा करके बैठे, पर्सनल ग्रंचेस है सबको, सबका अपना अपना इशू है, बट जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो आपको अपने पर्सनल क्रंचेस को साइड में रखना पड़ेगा, पर्सनल रंजिशे को साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे हो। आपको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसमें आपका नहीं, उसमें कंपनी का नुकसान है, और जब किसी कंपनी का नुकसान होता है तो वो आपकी भी सोचने वाला नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन, ताकि आपके जो भी डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर है वो सारे डिपार्टमेंट के अंदर तालमेल बना रहना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ताकि सारे लोग एक ही जगह पर एक ही का मकसद के लिए काम करना चाहिए। लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब आपने पहले सोचा होगा कि ये काम कितने समय में होना चाहिए, तो आपने जो सोचा वो आपका स्टैंडर्ड वर्क है ना। अब आपके स्टैंडर्ड वर्क को एक्चुअल वर्क के साथ क्या करना है सर, कंपेयर कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड टाइम मान लो 5 घंटे का कोई काम है, वो काम आपने 4 घंटे में कर दिया, तो इसका मतलब आपका वो सिचुएशन 100% क्या था, कंट्रोल में था, और यू आर एफिशिएंट। आप लोग क्या हो, एफिशिएंट हो, अच्छी तरीके से कारगर कर रहे हो, एक्चुअली आप अच्छा काम कर रहे हो। 5 घंटे का काम आपने 5 घंटे में किया, 100% एफिशिएंसी है। लेकिन अगर वही 5 घंटे का काम आपने 6 घंटे में किया, तो इसका मतलब यू आर लेस एफिशिएंट, आप क्या हो, लेस एफिशिएंट हो। समझा? तो आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ आप कंपेयर करते हो, तब आपका कंट्रोलिंग वहां पर वर्क करता है। डिफिकल्टी है क्या? टोटल कितने पॉइंटर्स है, टोटल कितने फंक्शंस है? क्वेश्चन में पूछा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में टोटल कितना है, 6। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब था प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज मैन, मनी, मेथड, मशीन एंड मटेरियल। क्लियर है? उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, रिक्रूटिंग, या फिर सिंपल सी अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम। इसके अंदर इट इंक्लूड सिलेक्टिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सब कुछ आ गया उसमें। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, सब कुछ आ गया, बिकॉज इट इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट। किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब तक आप गाइड नहीं करोगे, गाइडिंग सब कुछ आ गया, जो वर्ड आपको पता है कि एक दूसरे को गाइड किया जा सकता है, इंस्पायर किया, सारी चीज डायरेक्शन के अंदर आती है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अमंग द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। एंड लास्ट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने के प्रोसेस को ही कहा जाता है कंट्रोलिंग। क्लियर है? श्योर, कॉन्फिडेंस? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स का मतलब सब में आपको यही करना है, ठीक है? चाहे आप कोई भी फंक्शंस लेकर बैठो, आपको सब वही करना पड़ेगा, ठीक है? कॉमन पॉइंटर्स। अब कॉमन पॉइंटर्स करना क्यों जरूरी, जैसे आपने अगर पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कॉमन पॉइंटर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये चैप्टर आपको बहुत डरा रहा है, तो आपके लिए ये वरदान है, ठीक है? नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंटर, दैट इज इनोवेशन। पहला वर्ड क्या दिया, डैश। अब आपको कुछ भी फंक्शन पूछने दो, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी पूछा तो वो डैश में आ जाएगा। क्लियर है? इसमें सिर्फ पॉइंटर का मतलब बता रहे, ये आंसर्स आप आराम से क्या करना, लिखना, ठीक है? स्लाइड में शेयर कर दूंगा तो इजीली आप लोग लिख सकते हैं, पॉइंटर लिख के रखना। तो यहाँ पर फिलहाल पहला सिर्फ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, आपके कंपनी के अंदर आपने कुछ भी प्लानिंग किया होगा, सब कुछ आपने जो भी किया हो सब अच्छा है,
बट इनोवेशन होना जरूरी है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कब? तुमने सुना है एक उबर इट्स करके कंपनी थी, मालूम है? उबर इट्स, उबर टैक्सी का पता है? उसकी एक कंपनी थी उबर इट्स। उबर इट्स का काम क्या था पता है? जोमेटो और स्विगी दोनों को कंपटीशन देने के लिए उबर इट्स चालू हुआ था। तो भाई तेरे वैसे बिजनेस मॉडल में ऐसा नया क्या था जो दोनों नहीं कर पा रहे? कुछ भी नहीं। इस वजह से जोमेटो और स्विगी सरवाइव कर दिया और उबर इट्स बंद हो गया। सिंपल सा बात है। अगर आपके मॉडल में कुछ भी ऐसा नया नहीं है तो आपका मॉडल ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। एक और एक कंपनी का नाम लेता है ब्लिंकिट, नाम सुना है? एक और कंपनी है जेप्टो। क्या फायदा इनका? मेरे एसवाई के बच्चे 12 बजे आते हैं, 12 साढ़े 12 बजे क्लास में आते हैं ना, जेप्टो से चिप्स ऑर्डर करते हैं। 5 रुपए वाला 2 चिप्स ऑर्डर करते, 10 रुपए का जेप्टो का ऑर्डर मारते हैं, वो बंदा 10 मिनट में लाकर देता है। अच्छा, इनोवेशन की तरह मालूम बच्चे में नहीं है, कंपनी में। ये वो 10 रुपए का भी ऑर्डर ले रहा है और वो कस्टमर को आदत डाल रहा है कि तू बार बार इस्तेमाल कर, 5 रुपए का सामान मिला तो भी मैं लाके देगा। घर में माचिस खत्म हो गया तो माचिस का ऑर्डर डाल, वो भी हम डिलीवर करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि घर से नीचे नहीं उतरना है, तो ऐसे लोगों के लिए ब्लिंकिट और जेप्टो क्या है? वरदान है। पैसा जाएगा चलेगा, लेकिन घर से बाहर निकलना नहीं है। तो उनके प्रोडक्ट मॉडल में क्या इनोवेटिव है कि सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मिनिमम ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं, आप खाली ऑर्डर करो, हम आके आपको देंगे। जैसे स्विगी इंस्टामार्ट भी चालू है, वो भी ऐसे ही करता है, कुछ भी ऑर्डर करो, हम आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करके देंगे। सो इनोवेशन क्या है सर? इनोवेशन यही है कि आप कस्टमर ओरिएंटेड हो। आप क्या हो? कस्टमर ओरिएंटेड हो। आप कस्टमर के हिसाब से काम करते हो, आप लोगों के हिसाब से आप मॉडल के, आप कस्टमर के लिए काम कर रहे हो। कस्टमर बोलेगा ये लाओ तो वो भी लेकर आओगे आप। समझा? तो इनोवेटिव है ताकि आप मार्केट में क्या कर सको सर? कंपटीशन फेस कर सको। क्या कर सको? कंपटीशन। क्लियर है? सेकंड, बेटर रिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आपको एक दूसरों के साथ क्या करना है सर? कोऑर्डिनेशन करना है, बेटर रिलेशन बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक को एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर वो काम करना चाहिए, क्योंकि इन सबका मकसद एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। क्लियर है? हाँ है ना? अरे सिंपल सी बात है, रोज रोज उसी का चेहरा देखना है। आप कंपनी यहाँ पे भी आते हो, बाजू में कोई भी बैठा, उसका रोज चेहरा देखना है, तो काय के लिए झगड़ा करने का? सिंपल सी बात है ना? तो वी हैव टू मेंटेन द गुड रिलेशन विद ईच वन, बिकॉज हमें रोज उनका रिलेशन देखना, रोज उनका चेहरा देखना। तो रिलेशन अगर अच्छा होगा तो तालमेल बैठेगा, और हमें अगर हम दोनों अच्छे से काम करें तो हमारा कंपनी आगे बढ़ेगा, और कंपनी का जितना ग्रोथ होगा ना, अल्टीमेटली उसका एडवांटेज किसको मिलता है? एम्प्लॉय को मिलता है। समझा? नेक्स्ट, मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन जरूरी है? यस सर, मोटिवेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज वो आपकी हायर एफिशिएंसी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है सर? सर मोटिवेशन कैसे दिया जाए? बोलकर भी दिया जा सकता है और मॉनिटरी भी दे सकते हैं, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो क्या करते हैं? एक मोटिवेशनल स्पीकर हायर करते हैं। ठीक है, अभी किसी स्पीकर का नाम ले लेगा तो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है ना, है ना? हमारे पास भी 2-4 स्पीकर बैठे हैं, सही कि नहीं? है ना? विनय, विनय मान लो, विनय हमारा क्या मोटिवेशनल स्पीकर है, विनय बांद्रा। ठीक है, तो वो आएगा, बोलेगा हाउस द जोश, एम्प्लॉय यस वी आर इन जोश, यस। तो आएगा, बोलेगा देखो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ये करो वो करो, एम्प्लॉय बोले हाँ यस सर हम लोग करेंगे, हम लोग। और वो बांद्रा क्या करा वाले 8 लाख रुपए लेके जा रहे 1 घंटे का।
तो आपने क्या किया, एम्प्लॉय को 8 लाख नहीं दिया, आपने एक ऐसे बंदे को दिया जिसको 8 लाख की जरूरत नहीं थी, वो आया 8 लाख का प्रवचन दिया, 1 घंटा आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करके गया, एम्प्लॉय आया 2 घंटा 4 घंटे के जगह पे 15 घंटा काम कर रहे हैं और मोटिवेशन 1 महीने बाद ठूस। एक कंपनी होती है, बोलता है 8 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा करने से अच्छा मैं एम्प्लॉय को क्या बोलता हूँ, हर महीने बोनस दूंगा, बट टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, इंसेंटिव दूंगा। तो इंसेंटिव मॉनिटरी मोटिवेशन है। और एक और होता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, सुना है कि नहीं? इस महीने टारगेट अचीव हुआ तो भाई एक बंदा आएगा, विवेक आएगा, विवेक को देने का भी तालियां बजाएगा, यस। तो उसको लगता है अरे मैं तो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, अगले महीने भी क्या करूंगा, मैं यही ट्रॉफी लेके आऊंगा। 3 मंथ्स 4 मंथ्स 10 मंथ्स 12 महीना लगातार मैं ही ले रहा हूं, तो मोटिवेटेड रहेगा। सो मोटिवेशन 2 तरीके का होता है, एक मॉनिटरी, दूसरा नॉन मॉनिटरी। कंपनी के एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहो ताकि वो कंपनी के लिए भी काम करे और खुद के ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काम करे। अल्टीमेटली फायदा किसको है, कंपनी को। फिर आता है हायर एफिशिएंसी। हायर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, मोर द रिटर्न एट द सेम कॉस्ट और लोअर द कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा आपको कंपनी को कमा के देना है, जिसके लिए खर्चा कम होना चाहिए या कम उतने पे करो। मतलब एफिशिएंसी मतलब क्या, कम खर्चे पर लोअर कॉस्ट में हायर रिटर्न लाकर देना। क्या बोला बेटा, लोअर कॉस्ट में हायर रिटर्न लाकर देने की एफिशिएंसी को ही कहते हैं हायर एफिशिएंसी। आपने कोशिश किया कि यार कंपनी का पैसा कैसे बढ़ाया जाए, तो उसका पैसा बढ़ाने के लिए पैसा बचाना भी जरूरी है। मालूम है प्रॉफिट कैसे निकलता है? किसी को पता है? प्रॉफिट का दो रूल है, या तो सेल बढ़ाओ या तो खर्चा कम करो। सेल बढ़ाओगे तो भी कंपनी को प्रॉफिट है, और अगर आपने खर्चा कम किया तो भी कंपनी को क्या है, प्रॉफिट है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है? और अगर आपने ये दोनों कर दिया, खर्चा भी कम कर रहे हो, सेल भी बढ़ा रहे हो, तो कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ डबल ट्रिपल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं हायर एफिशिएंसी। फिर आ जाओ कॉर्पोरेट इमेज। ऑब्वियसली सर हर कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज के अंदर क्या रहता है, कॉर्पोरेट इमेज। सर गुडविल रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है? किसी भी कंपनी के रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है क्या? सर ऑब्वियसली। अभी किसी को पूछेगा भाई तुम कहाँ काम करते हैं, बोलता है एसबीआई, वाह एसबीआई का एम्प्लॉय है। अब आपके दो पर्सपेक्ट, एक वो बंदा जो एसबीआई के डोर पे जाता है और एक वो बंदा जो एसबीआई के डोर पे कभी गया ही नहीं है। जो एसबीआई बैंक में कभी गया नहीं है ना, उसके लिए वो एसबीआई एम्प्लॉय भगवान है, समझा? क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो दरवाजे पर पहुंच गया एसबीआई के बैंक में, काय झालं साहेब, आता जेवणाचा टाइम झाला, नंतर आपण बघू। तो उसको पता है एसबीआई का अंदर का मैनेजमेंट कैसे काम करता है, समझा? सो आपको आपके कंपनी का रेपुटेशन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी का जितना अच्छा गुडविल होगा, जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी, उतना फायदा मार्केट में कंपनी को भी पहुंचेगा और साथ ही साथ वहां के एम्प्लॉय को भी पहुंचेगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है टाटा। टाटा का मार्केट में गुडविल भी अच्छा है, रेपुटेशन भी अच्छा है, और वहां के जो एम्प्लॉइज है उनको उतनी इज्जत भी मिलती है, भाई तुम टाटा में काम करते हो, इसका मतलब आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। बोले हाँ सारी फैसिलिटी मिलती है। या जेपी मॉर्गन में जो काम करता है, जेपी मॉर्गन कंपनी है, हाँ वहां पर भी जो काम करता है उसको पूरी फैसिलिटी। अरे तेरे को क्या मालूम, क्या हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन आराम करना है। तो वो क्या करता है, वो एम्प्लॉय कंपनी के लिए पूरी जान लगा देते, कंपनी का नाम डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कंपनी संभाल के रख रही है ना। सो गुडविल एंड रेपुटेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा, किसको, कस्टमर को। नेक्स्ट टीम वर्क। टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपनी अकेले दम पे आगे बढ़ती है क्या? नहीं। कंपनी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? एम्प्लॉय का होता है। और उस एम्प्लॉय में क्या होना चाहिए सर, टीम वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टीम स्पिरिट होना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी के सभी लोग किसके लिए काम कर रहे हो, सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो।
So teamwork is important to bring the success to the organization. क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच, किसी का भी एग्जांपल ले लो, जब तक एक टीम काम नहीं करती तब तक आप मैच जीत नहीं सकते. आपके टीम में कितने भी महान प्लेयर होने दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है. आप मैच दो चीजों पे जीतते हो. पहला माइंडसेट, दूसरा टीम. अगर आप मैच खेलने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करते हो तो आप जीतोगे. आपकी टीम कैसे भी हो, स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको इंप्लीमेंट प्रॉपर करो. आपकी टीम प्रॉपर काम करनी चाहिए, बस. फंक्शनिंग ऑफ द टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर जहां पे आपने बीच मझधार में आपने अपनी टीम को मॉरल गिरा दिया, भाई ये मैच तो गया, ये मैच तो गया, ये मैच तो गया गया गया, तो आपके जीतने के जो चांसेस है ना वो भी नेगेटिव में आ जाते हैं. बोलते हैं ना वो शब्द, नो, नेवर, नथिंग, नॉट, नाइदर, नॉट. ये 6 वर्ड है ना, बहुत नेगेटिव वाले. इसका अगर आपने जिंदगी में जितनी बार इस्तेमाल किया उतनी बार आप फेल हो गए. जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग एग्जांपल. अरे आउटसोर्सिंग नहीं आना चाहिए, 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 नहीं आना चाहिए. वही आएगा, क्योंकि आपने माइंड में क्या किया, उसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर गया और वही चीज आपके साथ होती है. आप जाके पढ़ लेना कि इंडिया के चेस प्लेयर, सबसे महान चेस प्लेयर है विश्वनाथन आनंद. अगर आप उनका कहीं पे इंटरव्यू पढ़ोगे तो वो एक 10 साल के बच्चे से आप चेस हार जाते हैं. उसका रीजन ये है, वो 10 साल के बच्चे को पता नहीं जीत क्या है, हार क्या है. वो सिर्फ खेलने के लिए बैठा है और विश्वनाथन आनंद के मन में क्या चल रहा है कि ये बच्चे से मैं हार ना जाओ, हार ना जाओ, हार ना जाओ, हार ना जाओ, हार ना जाओ. और वो चेस प्लेयर है, इंडिया के सबसे बड़े चेस प्लेयर है. वर्ल्ड नेशन पर वो जाकर वर्ल्ड लेवल पर वो जाके खेल कर जीत कर आए, इंडिया का नाम रोशन करके आए. लेकिन वो 10 साल के बच्चे से डर रहे, कहीं मैं हार ना जाओ, मेरी रेपुटेशन दाव पे लगे, ना हार जाओ, ना हार जाओ. वो हार जाते हैं बिकॉज माइंड में नेगेटिविटी है. और वो नेगेटिविटी, मैंने हमेशा कहा, नेगेटिविटी इज मच मोर पावरफुल देन दी पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है नेगेटिविटी. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही आपके अंदर रहने वाला है. क्लियर है? नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. ये तो आपको हर पॉइंट में मिलता है, पता है ना. आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका बेहतरीन तरीके से क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि क्या नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए, वेस्टेज. आपके यहाँ पे वेस्टेज को अवॉइड करना है, वेस्टेज को अवॉइड करना है ना. नेक्स्ट, रिडक्शन इन वेस्टेज. इसी का फॉर्म है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास जो भी मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड सब कुछ अवेलेबल है, उसमें से जो भी चीजें आपके यहाँ पर काम कर रही है, आपको कोशिश ये करनी है कि आपका वेस्टेज कम से कम हो. अगर वेस्टेज कम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा, और कॉस्ट कम होगा तो आपका प्रॉफिट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है. और जब प्रॉफिट बढ़ता है इसका मतलब आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है सर, बढ़ रही है. तो वेस्टेज कम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. अभी के टाइम में मालूम है गन्ने का जूस वाला, कल एग्जाम्पल दिया था, वो बेचारा गन्ने को निचोड़ के निकालता, 3 की जगह पे 4 ग्लास निकाल देता है. लेकिन वो जो कचरा निकलता है उसका वो करता क्या है. देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स. पहला, या तो वो गाय भैंस भेड़ बकरी को खिला देता होगा, है ना. दूसरा अल्टरनेटिव क्या है उसके पास, वो किसी फैक्ट्री को बेच दे. तो वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री वाले उसको प्रोसेस करके उससे ग्रूम बनाते हैं, या कुछ ब्रश वगैरह बना दिया, या उससे उन्होंने पत्तल वगैरह बना दिया, प्लेट्स बना दिया, पेपर प्लेट वगैरह कुछ बनाने का काम कर दे, या तो वो उसको डीकम्पोज कर दे. तीसरा ऑप्शन है डीकम्पोज कर दे. तो उसके पास 3 ऑप्शन है. अगर वो वेस्टेज को कम करता है तो उससे एक नया लाइन ऑफ बिजनेस चालू हो सकता है. बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एथेनॉल बनाती है, कहां से बनता है, गन्ने से बनता है ना. तो कुछ नया करने की लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. तो वेस्टेज को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट से आपकी क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है. फिर आता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है. हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या होता है, कनेक्ट करता है.
एक एग्जांपल देते हैं, मानो टाटा को 1 लाख पीसेस का ऑर्डर आ गया, मोबाइल फोन का ऑर्डर आ गया, चिप के ऑर्डर आ गया, एक कार का ऑर्डर आ गया। अब वो 1 लाख कार बनाने के लिए क्या चाहिए, वो कौन बनाएगा, प्रोडक्शन टीम बनाएगी, सही कि नहीं, और डिलीवरी टीम उसको डिलीवर करेगी, ये 2 डिपार्टमेंट कंफर्म है। बट वो बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट वो सामान खरीदे तो पेमेंट किसको करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को करना है, पैसा तो देना पड़ेगा। सामान फुकट में आएगा क्या, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस बोले हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जिसने सेल किया ना उसने कलेक्शन नहीं किया। यानी हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। सेल वाला माल बेचेगा, माल बेचने का कलेक्शन करना भी जरूरी है, तो कलेक्शन डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करेगा। फाइनेंस के पास पैसा होगा, वो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, रॉ मटेरियल खरीदा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो डिलीवर होगा, डिलीवर हुआ तो सेल हुआ, सेल से कलेक्शन, इस सर्कल चलते रहेगा है। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट क्या रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहने वाला है। उसके बाद रिडक्शन इन द एब्सेंटिज्म, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके पास जो काम कर रहे हैं लोग, उसमें ऐसा माहौल बनाओ कि लोग कम से कम एब्सेंट होने चाहिए, मतलब काम पे आने चाहिए, कुछ भी करे साम दाम दंड पे तो काम पे प्रेजेंट रहने चाहिए, एब्सेंटिज्म कम हो। क्योंकि और अगर एब्सेंट होते भी है तो विदाउट प्रायर परमिशन नहीं होना चाहिए, मतलब परमिशन लेके, अरे सर मेरा सर दुख रहा है इसलिए मैं नहीं आ सकता, खत्म। क्योंकि जितने लोग एब्सेंट रहेंगे ना उनका काम किसको करना पड़ेगा, बाकी के लोगों को, और जब बाकी के लोग वही काम करेंगे तो उनका प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अरे मान लो मैंने 10 लोगों के लिए खाना बनाया, अब वो 10 लोगों का मैंने खाना बनाया लेकिन मेहमान सिर्फ 7 ही लोग आए, मेरे को बताया गया था 10 लोग आएंगे, लेकिन आए कितने लोग, 7 लोग, तो 3 लोग का खाना एक्स्ट्रा है, तो ये 3 लोग का खाना खाएगा कौन, ये 7 लोग ही खाएंगे ना, प्रेशर बढ़ गया ना, अरे खाओ अरे खाओ। अपने को पता है अगर ये 3 लोग का खाना बच गया तो कल अपने को बासी खाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा, दोनों में से एक ही। सो एब्सेंटिज्म से क्या होता है कि जो प्रेजेंट वाले लोग हैं ना उनको एब्सेंटिज्म लोगों को काम करना पड़ता है, इसलिए वो क्या करते हैं, कोशिश करो कि आपके लोगों यहाँ पे कम से कम लोग एब्सेंट होने चाहिए। एंड लास्ट, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है नए लोगों को रिक्रूट करो लेकिन पुराने वाले ज्यादा लोग आपके पास रहने चाहिए। लेबर टर्नओवर में आपके पास ज्यादा लोग काम करें ताकि आपका कॉस्ट वगैरह सब कुछ मैनेज हो, क्योंकि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, रिसर्च वगैरह ठीक है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर टेक्स प्लेस व्हेन द सम एम्प्लॉइज लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीक्वेंट लेबर टर्नओवर इंक्रीजेस सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। पुराने छोड़ के जा रहे हैं, नए लोग भर्ती हो रहे हैं, तो जो नए आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, तो उससे आपका खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको कोशिश क्या करना है, नए लोग आए उनको ट्रेनिंग देना है, लेकिन जो पुराने ना उनको ना छोड़ना पड़े, उनको रिटेन करना पड़ेगा। अगर वो रिटेंशन में रहेंगे तो उनका अपना फायदा क्या है कि वो नए लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, वरना क्या होगा, बार बार क्या देना है, ट्रेनिंग देना है, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होगा और ट्रेनिंग का कॉस्ट बढ़ेगा वो अलग, समझा, हाँ है ना। तो आपको कोशिश करें कि सारे टर्नओवर्स वगैरह कम से कम लोगों का बोल रहे मेंटेन होना चाहिए। लेबर टर्नओवर जितना कम होगा उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। डिफिकल्टी है क्या, श्योर। ये जो कॉमन पॉइंटर्स है वो ज्यादातर क्वेश्चंस में आप लोग लिख सकते हो, जहां पे डैश है वहां पर आप क्या करोगे, उसकी जगह पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस हिसाब से आप प्लान करोगे। डिफिकल्टी है, ठीक है। आज का ज्ञान प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है उसका एग्जीक्यूशन। सो स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि करना आपको ही पड़ेगा, बाकी और कोई करने आने वाला नहीं है, ठीक है। डिफिकल्टी, चलो टाटा बाय बाय, गुड बाय, सत श्री अकाल, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद से।